Hello students, I am Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। और लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, करंट की डेफिनेशन, उसके यूनिट के बारे में हमने समझा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने समझा था। उसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, V = W डिवाइड बाई Q, where W इज़ द वर्क डन एंड Q इज़ द चार्ज। नाउ उसका यूनिट भी हमने देखा था वोल्ट, जिसको जूल पर कूलम से इंडिकेट किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, तो उसको समझने के लिए एक क्लोज्ड फिगर कि जिसमें इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स सीरीज या पैरेलल में ज्वाइंट किए होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? सो इट इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। कंटिन्यूअस है और कैसा है दूसरा? क्लोज्ड है ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो पाथ प्रोवाइड किया जाता है विच इज कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड। जो कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो वैसे पाथ को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े जाते हैं, जैसे कि एक सेल होता है जिसको बैटरी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बल्ब होता है, उसके बाद कुछ एमीटर्स जुड़े होते हैं, की जुड़ी हुई होती है। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ने के बाद वो जो एक कंडक्टिंग वायर लगाया जाता है, दैट कंडक्टिंग वायर विद दिस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके अलावा कुछ दूसरे भी एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए होते हैं। अब वो कौन से होते हैं उसको हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स बताए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अगर हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडिकेट करने हैं तो उसको किस तरह से इंडिकेट करने हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करें कंडक्टिंग वायर, तो एक स्ट्रेट लाइन जैसे अगर आपको इंडिकेट करना है, इसको कनेक्टिंग वायर को अगर आपको इंडिकेट करना है तो एक स्ट्रेट वायर जैसे इंडिकेट करना है। उसके बाद ये होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर को आपको इस तरह से इंडिकेट करना है, इस तरह से रेजिस्टर इंडिकेट किया जाता है। और उसमें भी अगर वेरिएबल रेजिस्टर की बात करें तो ये जो हम रेजिस्टर इंडिकेट कर रहे हैं उसमें हम अगर इस तरह से एक एरो लगा देंगे तो ये होगा वेरिएबल रेजिस्टर। और वेरिएबल रेजिस्टर मतलब कि जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है लैंप और लाइट ग्लोब। लैंप ये जो बताया गया है उस तरह से नहीं, हम लैंप को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको जो पाथ जा रहा है उसमें आप इस तरह से, मतलब कि इस तरह से भी लैंप को जो ड्राइंग बता सकते हैं और इसको एक ग्लो करके बताएंगे तो भी लैंप को आप इंडिकेट कर पाओगे। ठीक है, सिंपल इसमें लैंप जैसे आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद आता है ए मीटर। ए मीटर मतलब जो लाइन जा रही है उसमें एक सर्कल करके आपको बीच में कैपिटल ए लिख देना है, दैट इज़ द ए मीटर, जिसमें एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव आपको लिखना कंपलसरी होता है। अब वो किस तरह से लिखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हम समझेंगे वैसे मैं आपको इसको बताऊँगा ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन आपको किस तरह से इंडिकेट करनी है। सेम वे अगर यहाँ पे आपको ए की जगह पे V, कैपिटल V अगर यहाँ पे आप लगा देते हो, सर्कल करके आप कैपिटल V लगाते हो तो वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो ए मीटर एंड वोल्ट मीटर ऐसे ज्वाइन किया जाता है। रेजिस्टर मैंने आपको बताया, लैंप बताया, कनेक्टिंग वायर बताया। उसके बाद आती है बैटरी। बैटरी को इस तरह से बताया जाता है जैसे कि ये कोई वायर है और वायर में एक स्मॉल लाइन और दूसरी बड़ी लाइन, और उनको कनेक्ट किया जाता है। जो स्मॉल लाइन होती है हमारी उसमें नेगेटिव बताया जाता है, जो बड़ी वाली होती है उसमें पॉजिटिव बताया जाता है। सो इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे बैटरी को, मतलब सिंगल बैटरी होती है उसको इस तरह से कंसिडर किया जाता है। इसके बाद अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है तो उसको एक, जैसे कि हमने एक लाइन की ड्रॉ की, उसके साथ स्मॉल
बिगर, स्मॉल, बिगर, स्मॉल, बिगर, स्मॉल, बिगर, इस तरह से हम चाहे जितने, लेकिन जनरली हो सके तब तक 3 या 4 आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कनेक्टिंग वायर आपने लगा दिया, बट उसके बाद ये जो स्मॉल है उसको बड़े के साथ आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पे स्मॉल को बिगर के साथ आपको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह का जो कनेक्शन बनता है हमारा, मतलब कि हमने ये किया, एक स्मॉल एक बड़ा, उसके बाद ज्वाइन करके एक स्मॉल एक बड़ा, उसके बाद ज्वाइन करके एक स्मॉल एक बड़ा। तो इस तरह से जो हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे एक नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसको बताया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो बीच वाली कनेक्टिंग लाइन है वो आपको ड्रॉ करनी है, अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच को हमें किस तरह से इंडिकेट करना है, तो एक वायर जा रहा है जहाँ पे आपको वायर नेक्स्ट अभी अगर आपको स्विच को ज्वाइन करना है, स्विच को बताना है, तो स्विच में जब वायर जा रहा है, वायर में आपको यहाँ पे डॉट करके यहाँ से एक ऊपर उठाना है इस तरह से, और यहाँ पे एक डार्क डॉट कर देना है, और नीचे एक डार्क डॉट करके वहाँ से वायर को आगे बढ़ाना है। तो ये है, वो होती है ओपन स्विच, मतलब कि जो ऑफ कंडीशन में होती है उसको बोलते हैं ओपन स्विच। अगर यही वायर को हम यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करवा देंगे, देन इट इज़ अ क्लोज्ड स्विच, इसको क्लोज्ड स्विच बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर अगर आपको इंडिकेट करनी है तो आपको इस तरह से सर्कल के बीच में एम करके ज्वाइन करना है, और इलेक्ट्रिक बेल को अगर आपको इंडिकेट करना है तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने सिंबल्स बताया है कि जिसका यूज़ करके आप इलेक्ट्रिक सर्किट को इंडिकेट करवा सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, ओम्स लॉ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वो आपको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, मतलब कि वो एग्ज़ाम में पूछ नहीं सकते, आपको एग्ज़ाम में ओनली ओम्स लॉ ही पूछेंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है? सो ओम्स लॉ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट किया जाता है, और एक कंडक्टर, अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसके बीच में से जो करंट पास हो रहा है उसके बीच में, मतलब कि V एंड I के बीच में जो रिलेशनशिप इंडिकेट करता है वो लॉ को बताया जाता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या बताता है? तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ये एक उसका स्टेटमेंट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ओम्स लॉ ये इंडिकेट करता है कि हम जो करंट फ्लो कर रहे, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने इंडिकेट की है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड टू दैट सर्किट। हम जो सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्ट में उसमें करंट फ्लो होता है। अगर हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कम करंट फ्लो होगा। बट ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेनली डिपेंड किस पे करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब दूसरा आपको ये बोला हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आपको यहाँ पे ये कंडीशन आपको स्टार करके मैं बताता हूँ। कंडीशन स्टार मतलब कि होता है ना, कोई भी आप चीज़ खरीदते हो उसके ऊपर स्टार लिखा होता है प्राइस के ऊपर कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो उसका टी होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए भाई। टी मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए।
अब ऐसा क्यों, तो ये इसका जो डिटेल होगा वो मैं आपको लास्ट में अभी समझाता हूँ कि भी टी क्यों कांस्टेंट होना चाहिए। उसके पहले इसका डेरिवेशन लिख देते हैं, मतलब कि ओम्स लॉ का डेरिवेशन I इज प्रोपोर्शनल टू V। वो तो आपको पता चला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी अप्लाई टू द सर्किट, बट उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू I। अब I प्रोपोर्शनल टू V लिखे या V प्रोपोर्शनल टू I लिखे, फ़र्क क्या पड़ने वाला है, सेम ही तो है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उतना उसके रिस्पेक्ट में करंट फ्लो होने वाला है। अब याद रखना है बच्चों कि अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो आपको दिख रही है उसको अगर रिमूव करना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें रिमूव करनी है और हमें इक्वल टू की साइन लगानी है तो हम लिखेंगे V और I अपनी प्लेस पे एज इट इज़ रहेंगे, और हमने यहाँ पे लिख दी इक्वल टू की साइन। और जब इक्वल टू की साइन हम लिखते हैं तब यहाँ पे एक कांस्टेंट हमें लिखना होता है, वो कांस्टेंट को हम यहाँ पे R के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो R लिखा है ये R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को फ्लो करने में जो बाधा देता है, बाधा मतलब कि जो रेजिस्ट करता है, करंट को जो फ्लो नहीं होने देता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। दैट इज टेकन एज अ कांस्टेंट इन दिस डेरिवेशन। सो यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है। सो सिंपली हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। क्या है फॉर्मूला, फिर से मैं लिख देता हूँ कि V इज इक्वल टू R को अगर मैं पीछे लिखूँ तो I और R लिख पाऊंगा मैं। सो ये जो फॉर्मूला बना दैट इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज इन सम इलस्ट्रेशंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर याद ना रहे तो एक इसकी मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आप सब लोग वो एक फेमस सीरियल आती है तारक मेहता, है ना, उसका एक पार्टिसिपेंट वहाँ पे अपने एक कैरेक्टर वहाँ पे देखा होगा अय्यर। तो वो कैरेक्टर के नाम के ऊपर से आपको याद रखना है V इज इक्वल टू अय्यर। I को आप आई बोल सकते हैं, ठीक है। सो V इज इक्वल टू अय्यर, याद रह गया फॉर्मूला अच्छे से। सो V इज इक्वल टू IR इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट द ओम्स लॉ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू IR एक फॉर्मूला डिराइव किया है। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इसके ऊपर से हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I है तो हम वो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा वो ढूंढ पाएंगे। मतलब कि कोई भी दो चीज़ अगर हमारे पास होगी तो तीसरी चीज़ हम अपने आप ढूंढ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम R को सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे R को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो R इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू I को मुझे नीचे भेजना पड़ेगा V के। सो V अपॉन I R इज इक्वल टू V अपॉन I जो है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब ये रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको कि रेजिस्टेंस इज द डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि आप उसको एक बाधा बोल सकते हो इसको, मतलब कि जो करंट को सही से फ्लो नहीं करने देगा। तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पे स्टार करके एक कंडीशन लिखी थी। वो कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, वो मैंने लिखा था। सो R की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सर्किट के टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर वेरी होता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी होता जाएगा। इसलिए ओम्स लॉ में ऐसा बताया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड। सो इसलिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन स्टार इसलिए अप्लाई की थी बिकॉज रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो
ये जो V एंड I का रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो अगर ये आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि ओम्स लॉ क्या है, तो उसका ही फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया है जो मैंने आपको बताया, R = V/I। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब उसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक ग्राफ बताया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I का मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बताया हुआ है कि वो अगर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर अगर हम एक ट्राइंगल, मतलब 2 पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो वो 2 पॉइंट को अगर वो एक V1 लेते हैं, एक V2 लेते हैं, यहाँ पे एक I1 लेते हैं, यहाँ पे से एक I2 अगर लेते हैं, तो ये ट्राइंगल का अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, मतलब कि इसका जो हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, उसके ऊपर से हम R ढूंढ सकते हैं। R = V2 - V1 upon I2 - I1. That is also the formula which we have proved that R = V/I. ठीक है, सो यही फॉर्मूला इंडिकेट किया जाता है, बट ये आपको रेफरेंस के जैसे याद रखना है, इसको डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। क्या है? V = IR, इसके ऊपर से मैंने R को सब्जेक्ट बनाया था, R = V/I। अब मैंने अभी आज ही के लेक्चर में मैंने बताया है कि रेजिस्टेंस को कैसे इंडिकेट किया जाता है, उसकी सर्किट डायग्राम में उसको इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे R लिखना ज़रूरी होता है, यहाँ पे कैपिटल R लिखना ज़रूरी होता है। दैट इज़ इंडिकेट द रेजिस्टर। अब इसके यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की बात करें तो वोल्ट का यूनिट हम लिख सकते हैं क्या? याद करो, वोल्ट का यूनिट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है ना, और करंट का यूनिट एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना ये वोल्ट पर एम्पियर, तो इसको जो ओम नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया था, इसके लिए इसका यूनिट को बोला जाता है ओम, और इसके यूनिट को इंडिकेट किया जाता है ये वाली साइन से। ये रेजिस्टेंस के यूनिट है को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हुआ? ओम। अब उसके स्मॉल यूनिट की बात करें तो माइक्रो ओम एंड मिनी ओम, और बड़े यूनिट की बात करें तो मेगा ओम एंड गीगा ओम भी हम ले सकते हैं। याद रखना ये। सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मेनली वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और उसके यूनिट के बारे में बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा? ओम। इंडिकेट किससे किया जाता है? ये जो साइन है, याद रखना, ये जो साइन है वो साइन को बोला जाता है ओमेगा। ओमेगा साइन से उसको इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम को ओमेगा साइन से इंडिकेट किया जाता है। तो ये सारी बातें ओम्स लॉ में हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, इसके बारे में समझा हुआ है। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्या करता है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। उसमें से जो करंट जा रहा है उसके फ्लो को वो रेजिस्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R = V/I, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। किससे इंडिकेट किया जाता है? ओमेगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ वायर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। इसको 1 ओम की डेफिनेशन बताई गई है। अब इसमें से अगर हम I को और R को रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो I = V/R भी हम लिख सकते हैं ना। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आपने V = IR याद रखा हुआ है तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट अभी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा
कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो यहाँ पे I जो है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक अगर बढ़ेगा तो उसके सामने वाला घटेगा। ठीक है, उसका ही मतलब होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसलिए रेजिस्टेंस के कम होने पर करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पर करंट डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ सो इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन द करंट गेट्स हाफ्ड। क्या होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ये वैल्यू को मैं डबल कर देता हूँ तो करंट कैसा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। सो हाफ हो जाएगा, करंट कैसा होगा, हाफ। और अगर रेजिस्टेंस को मैं हाफ कर देता हूँ, मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ तो ये डिनोमिनेटर से जाके न्यूमरेटर में चलेगा तो ये 2 इसके सामने आ जाएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, सो करंट गेट्स डबल व्हेन रेजिस्टेंस इज हाफ, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, जिसको बताया जाता है रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उसमें ही हम समझेंगे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी क्या होता है? सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो एक तो उसकी लेंथ पे, रेजिस्टर कितना लंबा है उस पे, उसके बाद उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसके बाद वो मटेरियल किससे बना है, कौन से मटेरियल से बना है, मतलब कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये 3 चीज़ों पे रेजिस्टर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टर की। सो रेजिस्टर किस पे डिपेंड करता है? एक तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो याद रखना कि रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा जो अपना यूनिट है दैट इज द मटेरियल। मटेरियल यहाँ पे हम इंडिकेट नहीं कर सकते फॉर्मूला में, बट हमने ये 2 फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं, अगर हम उनको कंबाइनली लिखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, है ना। L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया था कि इसकी साइन हमें चेंज करनी है तो R L A एज इट इज़ रखना है। प्रोपोर्शनलिटी की साइन चेंज करनी है, इक्वल टू की साइन लगानी है अगर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू लगा दूँगा और एक कांस्टेंट मुझे रखना पड़ेगा और वो कांस्टेंट को मैं लिखूँगा यहाँ पे रो। वो कांस्टेंट को लिखा जाता है रो से, RHO, रो से लिखा जाता है। ये जो रो है दैट इज द कांस्टेंट हियर, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस बताया जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो जनरली रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा मेनली वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। सो हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया है। तो आपने यहाँ पे R इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपको कि R इज इक्वल टू रो L बाई A लिखा हुआ है, वेर रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज द ओम मीटर। इसके SI यूनिट को याद रखना, रेजिस्टिविटी के SI यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। ओके, तो कंडक्टर लाइक मेटल्स एंड एलॉय हैव द लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स होती है जिसमें से अच्छे से करंट पास हो सकता है, उसकी
उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। कितनी? 10⁻⁸ ओमेगा मीटर से 10⁻⁶ ओमेगा मीटर तक की होती है। बट इंसुलेटर मतलब कि जिसमें से करंट बहुत हार्डली पास हो सकता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। लाइक रबर एंड ग्लास, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 10⁻12 ओमेगा मीटर से 10⁻17 ओमेगा मीटर, 10⁻17 ओमेगा मीटर, 10⁻12 से 10⁻17, मतलब 1 के पीछे 12 जीरो लगाए या 17 जीरो लगाए उतनी उसकी रेजिस्टिविटी होती है। मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली हाई इसकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टर के बारे में एंड रेजिस्टिविटी के बारे में समझा है। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और बात बता दूं मैं आपको, रेजिस्टिविटी जो होती है उसके अपोजिट को मतलब रेजिस्टिविटी क्या करता है कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। रेजिस्टिविटी के अपोजिट को बताया जाता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी के अपोजिट को क्या बताया जाता है? कंडक्टिविटी। इसका जो अपोजिट मतलब कि 1 रेजिस्टिविटी लिखे तो ये होती है कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना ये, इसलिए। बट ओम इनवर्स को लिखा जाता है मो, उसका उल्टा, समझा? OHM ओम होता है और उसका उल्टा है MHO, इसको उल्टा लिखना है, मो इंटू मीटर इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का यूनिट है और इसका वर्ड क्या है? MHO, मो इंटू मीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। याद रखना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए। और तो आज के लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। सो उसके जो थियोरेटिकल पोर्शन है मैं आपको PDF दे रहा हूँ, उसमें से आपको लिख लेना है। ठीक है। गुड बाय।